आपके अपने चैनल बस सच पर आप सबों का स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के चलते हम आपसे जुड़े हैं। ये पूरे समाज से जुड़ी खबर है, क्योंकि हर घर में बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, पत्नी होती है और माँ होती है। लेकिन पटना हाईकोर्ट में एक ऐसा फैसला आया है जिसने महिला सुरक्षा, यौन अपराध और न्यायिक जवाबदेही, जिसे हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, इन सबों पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने एक अटेम्प्ट टू रेप के व्यक्ति को, आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि केवल निर्वस्त्र करना, कपड़े उतारना या गलत तरीके से छूने को ही अटेम्प्ट टू रेप नहीं कह सकते हैं, इसीलिए बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को फटकार लगाई। ये है आज का मुद्दा, सामाजिक संवेदनशीलता से भी जुड़ी हुई, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज दो महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। ये हैं शोभा गुप्ता, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने उस पटना हाईकोर्ट वाले फैसले की ओर ध्यानाकर्षण कराया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इनका संज्ञान लिया, और ज्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे, देश में ऐसे नाजुक मुद्दे पे ये हमेशा जुझारू वकील के तौर पर, वरिष्ठ वकील के रूप में जुड़ी रहती हैं। एक बिल्किस बानो का मुद्दा जो न्याय दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट में, ये वही शोभा गुप्ता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शोभा। थैंक यू कुमार, थैंक यू। और ये हमारे एक और मेहमान हैं, देश की चोटी का जो गर्ल्स कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मिरांडा हाउस, उसकी प्रिंसिपल हैं, और महिलाओं से जुड़े, फेमिनिज्म से जुड़े कई मुद्दे से बहुत इनके दिल के करीब हैं। न जाने कितनी पुस्तकें लिख चुकी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वक्तव्य, पेपर्स प्रेजेंट कर चुकी हैं। तो आपका भी हार्दिक स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा। नमस्कार कुमार राजेश, और नमस्कार शोभा जी। नमस्कार मिसेस नंदा, नमस्कार। तो बात शुरू करते हैं सीधे। शोभा, आपके पास मैं आता हूं। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये मुद्दा है क्या, खबर है क्या दरअसल कानूनी रूप से, और ये खबर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची या आपने कैसे पहुंचाई? शोभा। सुकुमार, है क्या कि अगर आपको याद हो, पिछले साल नवंबर में एक फैसला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि एक माइनर था उसमें इन्वॉल्व, माइनर बच्ची इन्वॉल्व थी, कि उस बच्ची को उन्होंने जब उठाया, लेके गए, किसी पुल के नीचे ले गए, उसका ब्रेस्ट प्रेस किया, ज़बरदस्ती उसको, मतलब जो भी जैसे भी उसके शरीर को पकड़ा, और उसकी उन्होंने, मैं जैसे फैक्ट से वैसे बोल रही, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं उतना ही रॉ बोलूँ, तो उन्होंने उसके पजामे की स्ट्रिंग खोली। इस बीच में जब बच्ची हल्ला मचा रही थी, तो साथ में जो और गांव के लोग थे वो पहुंच गए, उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया, उसकी किस्मत थी। ये मैटर जब हाईकोर्ट पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने बोला, देखिए ये तो नहीं यौन अपराध में आता है, ये तो रेप में नहीं आता, बिकॉज इसमें तो पेनिट्रेशन नहीं है, यह पेनिट्रेशन की कोशिश नहीं है। तय बात है कि अगर आप सेक्शन 375 आईपीसी, मैं आईपीसी का ही रेफरेंस दे रही हूँ, उसमें जाएंगे तो डेफिनेशन में उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रखे हैं। पर अगर लोअर गारमेंट्स खोल दिए हैं, तो उसके बाद वाला एक्ट तो रेप ही हो जाएगा ना। बिल्कुल। अटेम्प्ट टू रेप में कैसे नहीं आ रहा है, हमारे समझ के परे होता है। तो मैं इनफैक्ट उस दिन मैं कोर्ट भी नहीं गई थी, मैं अपने मैटर कर रही थी कुछ ऑफिस में बैठ के। द मोमेंट मेरे फोन पे आया, आई इमीडिएटली रोट अ लेटर, मैंने चीफ को लिखा मेल। चीफ ने लकीली पटना हाईकोर्ट वाले इलाहाबाद बात करी, तब इलाहाबाद में जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इमीडिएटली कॉग्निजेंस लिया। जस्टिस गवई की कोर्ट पे मैटर लगा, कोर्ट्स ने बहुत तल्ख टिप्पणियां दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। इनफैक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जज का रोस्टर बदल दिया गया। मतलब ये आमतौर पे लोगों को नहीं पता, ये हमारी प्रेयर भी थी कि ये डिजर्व ही नहीं करते हैं क्रिमिनल रोस्टर में बैठना, उनका रोस्टर बदला गया। और उसके बाद वो ऑर्डर सेटिसाइड हुआ फरवरी 26 में, जिससे सूर्यकांत अब तक चीफ जस्टिस बन गए थे। तो इन्होंने उस मैटर में ना केवल उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया, सीरियस ऑब्जर्वेशंस दिए, साथ में उन्होंने जस्टिस अनिरुद्धा बोस है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनकी कमेटी एक फॉर्म करी गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए आम भाषा में।
हाई कोर्ट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए, आम जनता के लिए, कि किस तरह के शब्द यूज किए जा सकते हैं, क्या अप्रोच रखी जा सकती है, ये सब उसके बीच में जब हमारे पास पुणे का जजमेंट आ चुका था नागपुर बेंच का, स्किन टू स्किन, कि लड़की का शरीर, लड़के का शरीर टच नहीं हुआ है तो फॉल नहीं होगा, वो फॉल नहीं होगा, वो सब जजमेंट में बहुत सेटिस्फाइड हुआ था। उन जज का कंफर्मेशन नहीं हुआ था, परमानेंट नहीं हुई थी वो जज, वो फीमेल जज थी। तो अब ये जब लगा था मैटर 14 को, ये मैटर लिस्ट हुआ था, इलाहाबाद वाला मैटर लिस्ट हुआ था गाइडलाइंस को फाइनलाइज करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस बीच में दूसरा जजमेंट आ गया, ये अकेला नहीं है, ये और बता दूं, इस बीच में बहुत जजमेंट आते रहे जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे प्लेस कर चुके हैं। ये पटना हाई कोर्ट वाला अकेला नहीं है, उसके पहले के उदाहरण आप बता रही हैं, तब आपकी ध्यान गया वाला अकेला नहीं है, और मैं अनफॉर्चुनेटली ये भी कह सकती हूँ कि आखिरी भी ना हो, क्योंकि इलाहाबाद से लेके पटना के बीच में 5 और आ चुके ऐसे जजमेंट। अरे बाप रे बाप। गुवाहाटी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो सब हम प्लेस कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने उन सबका सीरियस कॉग्निजेंस लिया था, इसलिए गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए बोला था। ये पटना वाला भी जब हमने बताया, हमने कहा अब तो इलाहाबाद वाला आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार सामने है, और क्या चाहिए जजेस को समझने के लिए, लॉ को सही समझने के लिए। लोग कहते हैं सेंसिटिव करिए, मैं कह रही सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है भाई, पढ़ लीजिए ना कानून को, सिंपल लॉ ही तो अप्लाई करनी है। ये तो बहुत बेसिक है ना, कि आप अगर वो सब कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो रेप है, तो ये सब अटेम्प्ट टू रेप में। अगर इसमें पटना में अनफॉर्चुनेटली जज बोलते हैं कोई ओवर्ट एक्ट नहीं है, तो आप लड़की को कमरे में बंद कर दीजिए, निर्वस्त्र कर दीजिए, कपड़े उतार दीजिए, ये ओवर्ट एक्ट में नहीं आ रहा भी। आप एक डॉल से खेल रहे हैं क्या? लाइक आई एम सो सॉरी, मैं इतना टफ वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने पटना हाई कोर्ट वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया। इलाहाबाद वाले मैटर की सुनवाई में मैंने पटना हाई कोर्ट का कोर्ट के सामने रखा कि देखिए फिर हो गया ये, तो कोर्ट भी शॉक था कि हमारे उस फैसले के बाद भी आ रहा है ये सब। और तब चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन भी दी कि जजेस अपनी कोई पढ़ाई ही नहीं कर रहे, कोई रिसर्च ही नहीं कर रहे, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। और अब ये तो खैर फैसला आना बाकी है, ये ओरल ऑब्जर्वेशंस हुई थी उस दिन, फैसला आना बाकी, पर मेरे सबसे फैसला ही बहुत टफ आएगा जी। तो हम आएंगे आपके पास फिर, क्योंकि कानूनी पक्ष को थोड़ा हमको और बारीकी से समझना है शोभा जी। लेकिन हम अभी चलते हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा जी के पास, कि ये मामला आप चूंकि एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो भी देश के चोटी के गर्ल्स कॉलेज की, तो सामाजिक संवेदनशीलता के नजरिए से इसे आप किस रूप से देखती हैं? क्या समाज को इसे स्वीकारना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या आपके दिमाग में इसे, जैसे शोभा जी ने भी जो बताया और जो मामले को, इस बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? आपकी पहली टिप्पणी प्रोफेसर नंदा। बहुत बहुत धन्यवाद कि कुमार राजेश आप ये बात को उठा रहे हैं, और पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि शोभा जी यहाँ पे है, तो हैट्स ऑफ टू यू मैम, क्योंकि आपने सोचा और आपकी सोच से ये केस आगे आई, सामने आई। आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। When it comes to society, अगर आप सोसाइटल नॉर्म से देखें तो पहली बात तो शोभा जी ने बहुत अच्छे से बताया, ये जुडिशियल सेंसिटिविटी की बात नहीं है, ये तो जस्ट जस्टिस की बात है, इंटरप्रिटेशन की बात है। तो अगर आप लॉ को देखें, इफ देर इज अटेम्प्ट टू रेप, अगर हम इसको अटेम्प्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट भी मानते हैं, विच इज विद इन द 375, और वो कहे कि ये अट्रैक्टेड ही नहीं है, ये सारी चीजें इसमें आ नहीं रही है, तो ये तो गलत है। सो बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज रॉन्ग। तो जुडिशियल सेंसिटिविटी तो बात की बात है, बट अकाउंटेबिलिटी की बात जरूर इसमें है कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, वेदर जजेस या लॉयर्स वो लॉ की जो सेंस है, स्पिरिट है, उसके बारे में भी नहीं सोच के लॉ को ही इंटरप्रेट कर ले। इसमें तो क्लियर है, आई मीन इट इज लुडिक्रस टू बिलीव कि इसको कोई समझ नहीं पा रहा है कि यू आर डिसरोबिंग अ गर्ल, यू आर सेक्सुअली आप उसको असॉल्ट कर रहे हो विद ऑल इंटेंशंस। तो रेप तो नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप तो हुआ। तो ये समझ बनाना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ जुडिशियल सेंसिटिविटी, इट इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल, इट इज इंटरप्रिटेशन, रीडिंग ऑफ द लॉ। ये सिंपल चीजें हैं जो शोभा जी सामने ला रही है, हम कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे हैं। तो इसमें सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग भी यही रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ, ये सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग है जो हमें ब्लाइंड कर देता है, और हम अपनी ही आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, जो पेट्रियार्की की आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, उसको लेके चलते हैं कि दैट क्यों ये छोटी सी बात है। अब 2008 की केस है,
26 में आप जजमेंट दे रहे हो, 23 में जजमेंट हो गया कि भाई ही हैज अटेम्प्टेड टू रेप, 26 में आप कह रहे हो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं किया है। तो टेक अ लुक एट इट कि कितनी बड़ी लड़ाई रही है। आप 1970 से लड़ रहे हैं, फ्रॉम द मथुरा रेप केस टू द भौरी देवी रेप केस to the to the other laws around sexual harassment, जो कि अगेन एक राजस्थान के साथिन के नाम से वो बहुत ही प्रचलित है। आप तो जानते ही हैं कि हाउ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाली लॉ आई। तो ये लड़ाई अब तक हो रही है और मुझे बहुत ही शोभा जी, आई एम वेरी वेरी शॉक कि फिर भी जुडिशियरी उसको इस तरह से पढ़ते हैं। और ये सारे स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग आप देख लीजिए, ये स्टेट हाई कोर्ट से, बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट से, आई थिंक मध्य प्रदेश का नाम आपने लिया, महाराष्ट्र के भी मैं केस देख रही थी उसमें भी, तो हर जगह इस तरह की चीजें हैं। बहुत छोटा ये अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है। तो आई बिलीव कुमार दैट दिस इज माय पोजीशन, आई एग्री विद शोभा जी एंड दैट्स बेसिकली द थॉट जिसके साथ मैं कहूंगी कि सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि नहीं, लड़की अगर कह रही है तो शायद झूठ कह रही है, शायद वो मिसयूज कर रही है, एंड वी शुड अलाउ द मेन टू गेट स्पॉट फ्री। बट ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें, सेंसिटिविटी तो अलग बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है, एम्पैथी, सेंसिटिविटी। जी, तो अब मैं कानूनी पक्ष थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं, और शोभा जी आपसे अनुरोध है कि ठीक है, आपने जो बात कही वो भी लोग मानेंगे, या आपको धन्यवाद भी किया प्रोफेसर नंदा ने आपको, लेकिन कानून में शोभा जी तो दो प्रकार के प्रावधान है ना, एक को कहते हैं अटेम्प्ट टू रेप, दूसरों को कहते हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। तो कृपया हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये दो जो बातें हैं किन किन धाराओं में आती हैं, और कैसे आखिर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट कंफ्यूज न हो कि व्हाट इज एन आउटरेजिंग द मॉडेस्टी एंड व्हाट इज अटेम्प्ट टू रेप। शोभा जी। कुमार, मेरे को आपसे माफ करिएगा जो अगर मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज यूज कर जाऊं इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि एक नाराजगी भी है मेरी, अगर इस चीज को जजेस को समझाना पड़ जाए। आम जनता को समझाना तो अच्छी बात है, पर अगर जजेस को ये समझाना पड़ जाएगा ना कि आप डिसरोब कर रहे हो किसी गर्ल को बंद कमरे में या किसी जगह ले जाके खुली सड़क पर, तो क्या है आप, मतलब क्या हम इस जगह आ जाएंगे 354 आपने जो पूछा आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, सेक्शन 354 आईपीसी का है, बीएनएस का जो भी होगा, मैं कंपैरेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं ओल्ड लॉ की बात कर रही हूँ। अगर आपने किसी लड़की को टच कर दिया, वेरियस, मतलब इसमें एक ही सेक्शन नहीं, काफी सब सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस का एक कॉम्बो है, बहुत बड़ा पैकेज है 354। आपने टच कर दिया, आपने उसकी पिक्चर्स को, प्राइवेट पिक्चर्स को देख लिया, आपने उसको डिसरोब कर दिया, राइट, आपने उसको एम्बेरस कर लिया, वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, ये सब आउटरेज में आ जाएगा। डिसरोब करके अगर आपने किसी लड़की को डिसरोब करा और अगर इंटरप्रिटेशन में लॉ अटक जाएगी 354 में, तो आप समझ रहे हैं हम समाज को कहां ले जाने वाले हैं फिर? बिल्कुल। तो ये हम ब्लैक एंड व्हाइट की इंटरप्रिटेशन में डिसरोब वर्ड नहीं है 354 में। अच्छा, सेक्शन 354 में आपने गलत तरीके से छुआ, आपने उसको, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर लिया, डिसरोबिंग वर्ड नहीं है। तो अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा किसी ने कपड़ा आस्तीन से फाड़ दिया लड़ाई करते वक्त, तो मैं कह दूंगी आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, कम से कम मैं हाथ का कपड़ा फाड़ा लड़ाई करते वक्त, वहां पर इंटेंट मुझे भी समझ में आ रहा है कि रेप नहीं है, तो वो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी में शामिल हो जाएगा, तो वो 326 में भी चला जाएगा। उस वक्त जजेस उसको 354 से निकाल के 326 में डाल देंगे। मैं आपको ये और बता दूं, समझ रहा हूं जी। तो जो मिसेस नंदा बोल रही है, प्रॉब्लम वहां जाकर आ रही है क्या कि एज अ जज ये है सोसाइटल माइंडसेट है हमारा, जो पैट्रियार्कल है, जहां पर वुमेन को रॉन्गली ट्रीट करना बहुत आम बात है, और उस आम बात को खास बनते देखना किसी को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम उन जगहों से आते हैं जहां हमने घर में माओ को, बहनों को, पत्नियों को, दादी को, नानी को, सबको डिसरेस्पेक्ट होते हुए देखा है।
हम उस भारतीय सभ्यता की बात करें जब आमतौर पे घर पे महिलाओं का पिटना आम बात है। तो जब मैं कहूंगी मेरी आस्तीन फाड़ दी तो कहेंगी तो देखिए 326 में आ जाएगा ना, इसको आप आउटरेज में क्यों ले जा रहे हैं। तो जब आप मेरे कपड़े उतार देंगे तो उसमें आप मॉडेस्टी में ले जाएंगे। उसके बाद अगर वो व्यक्ति किसी लड़की को कपड़े उतार दे रहा, उसके बाद क्या करने वाला है उसके साथ? तो क्या आप रेप होने का ही वेट करेंगे? तो ये अटेम्प्ट टू रेप का प्रोविजन हटा दीजिए। तो वही मैं कानूनी पक्षी समझना चाह रहा था, आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि हमारे पास जी धाराओं में है प्रावधान की क्या, किन धाराओं में अटेम्प्ट टू रेप है और किन धाराओं में। देखिए मैं उस बारीक लाइन तक ही जा रही थी कि अगर लोअर गारमेंट्स या गारमेंट्स लड़की को डिसरोब कर दिया या कोशिश करी डिसरोब करने की, उसके बाद जज को ये पढ़ना पड़ेगा कि इसका ये ओवर्ट एक्ट में शामिल होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वही है जो रेप में शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर आपने वेजाइना में पेंसिल भी टच कर दी, कोई और ऑब्जेक्ट टच कर दिया, पेनिस भी टच कर दी, पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो भी रेप है वो। बिल्कुल। तो अगर वो रेप है तो उससे पहले वाला सारा काम जो उस बच्ची के साथ, वो क्यों नहीं ओवर्ट एक्ट में आएगा? वो अटेम्प्ट में कैसे नहीं जाएगा? आप समाज को रेप फ्री कैसे बनाने वाले हैं? तो अगर बच्चियों को डिसरोब करना अटेम्प्ट में भी नहीं शामिल होगा तो ये समाज कैसे रेप फ्री होगा? तो यानी कि हमारी जो कानूनी प्रावधान है, धाराएं हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन की जरूरत है, आपको ऐसा लग रहा है? उसके बिना भी काम चलेगा, मैं ये कह रही हूँ, उसके बिना भी काम चलेगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने शब्द यूज कर रखे हैं, एनी अटेम्प्ट गोइंग टू दैट डायरेक्शन। नाउ जजेस अनफॉर्चुनेटली उस अटेम्प्ट को कन्फाइन कर रहे हैं पेनिट्रेशन के साथ। आप समझिए फर्क कहाँ आ रहा है। जी जी जी। जजेस उस अटेम्प्ट और ओवर एक्ट को ओवर रीड कर रहे हैं और उसको बड़ा छोटी विंडो में लाके रख रहे हैं कि ये ओवर एक्ट होना चाहिए पेनिट्रेशन के साथ। तो दरअसल तो हमने तो केस वो भी पढ़ लिया ना, माइनर का, महाराष्ट्र का, जहां पर उस बंदे ने अपने लोअर गारमेंट्स उतार दिए, बच्ची के उतार दिए, लड़की ने ये नहीं लिखा कि ही अटेम्प्टेड टू पेनिट्रेट। उस केस में भी रेप, अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना कोर्ट ने। यानी यहाँ जरूरत है जजों को इस बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए। और जो पितृसत्तात्मक समाज है, अंग्रेजी में जिसे पेट्रियार्की कहते हैं, उसे हमें थोड़ा अब उससे अलग होने की जरूरत है कि स्त्री पुरुष दोनों समान हैं। ये मानसिकता अगर लाएं तभी ये समझ जजों में भी बनेगी। मैं अनफॉर्चुनेटली एक लाइन बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही थी, पर क्योंकि यू आर आस्किंग कि समझाओ तो मैं बोल देती हूँ। और मैं फिर सारे जजेस से माफी भी मांग लेती हूँ लगे हाथ, और पूरे समाज से भी, महिलाओं से भी, क्योंकि ये लाइन मुझे बोलनी नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं वो जजेस जब वो इस इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, उसको एक बार अपने किसी भी रिलेटिव गर्ल के संग एसोसिएट करके फैक्ट्स को देखें। मैं नहीं कहना चाहती थी, हम कभी भी ये कंपैरिजन नहीं बोलना चाहते हैं, पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इतना समझना मुश्किल हो रहा है एक प्रोविजन ऑफ लॉ को, तो अपने किसी फैमिली मेंबर ही को सोच लीजिए। एक बार गलती से एसोसिएट करके देखिए, गलती से भी, रिमोटली भी, समझ में आ जाएंगे प्रोविजन ऑफ लॉ कि हम क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। तो शोभा जी, अब अंत में खाली मैं ये जानना चाह रहा हूं, बल्कि आप लोगों की टिप्पणी जानना होगा कि ये आपने बताई कि जजों को इस तरह से सोचना चाहिए, लेकिन जो जज हो या नेता हो या अभिनेता हो, सब हमारे समाज से ही आते हैं। तो मैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी से पूछना चाहूंगा कि जो ये हमारे समाज से जो उठ के ये जजेस आ रहे हैं, तो समाज का निर्माण हो रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो क्या आपके कॉलेज में या किसी ऐसे शिक्षण संस्थानों में इस तरह की सोच को विकसित करने का कुछ अलग से प्रयास हो सकता है? क्या समाज बदल रहा है? इस बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए प्रोफेसर नंदा? बिल्कुल होनी चाहिए और होती भी है। अगर आप देखो तो जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर अवेयरनेस, विमेंस डेवलपमेंट सेल, सारी ट्रेनिंग, लॉ एंड लॉज फॉर विमेन की ट्रेनिंग, एक तरह की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, बहुत तरह की, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग बहुत बार हुई है, लॉयर्स की भी ट्रेनिंग होती है, ये सारी हो रही है। पर कुमार, यहीं पे आके हम अटक जा रहे हैं। जब ये सब कुछ हो रही है तो व्हाई इट इज नॉट इम्पैक्टिंग, और इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी समझ हमें बनाने की जरूरत है। जैसे शोभा जी ने आज फैमिली के एग्जाम्पल दिया कि देखिए आप अपने से सोचिए, दैट इज एन एम्पैथेटिक स्टैंड पॉइंट, कि आप अपने
एक सहनशीलता, एक अपने परिवार के अंदर से एक जो कहते हैं ना समान भाव से सोचिए। हाउ विल यू थिंक अबाउट दिस? तो मेरा ये कहना है कि जितना हम कर रहे हैं और करने की जरूरत है, और ये लॉ स्कूल्स में, स्कूल में तो हो ही रहा है, कॉलेजेस में भी हो रही है, लेकिन लॉ स्कूल्स में इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि किस तरह से आप इस लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। मैंने देखा है कि सेंसिटिव जजेस भी हैं और उनकी भी जजमेंट्स आती है, सेंसिटिव लॉयर्स भी हैं, उनकी भी आती हैं। तो कहाँ उसको हम लोग किसको रोल मॉडल माने, किस तरह से इसको प्रोजेक्ट करें, इस तरह की न्यूज़ भी बहुत कम आती है। जैसे शोभा जी का आज ये कहानी है, मुझे और कहीं पे पढ़ने को क्यों नहीं मिला? तो यू सी दिस इज ऑल्सो देयर, व्हाट आर वी हाईलाइटिंग? क्योंकि दिस इज अ जनरेशन जो सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट है, वो देखना चाहता है रोल मॉडल, वो समझना चाहता है। और मेरा ये कहना है कि हम लोग प्रिवेंटिव जस्टिस या रेस्टोरेटिव जस्टिस पे काम करें। प्यूनिटिव जस्टिस तो एंड में ही आता है। तो अगर हम रेस्टोरेटिव जस्टिस पे बात करें, कहीं सेंस ऑफ रिफॉर्म किसी के अंदर भी आ जाए। आज अगर ये जज कहें कि देखो मेरी समझ गलत हो गई, इफ देयर इज अ सेंस ऑफ रिमोर्स और रिफॉर्म, ये भी एक तरह की सोसाइटी बनाएगी जहां हम अपने मिस्टेक से भी सीख पाएंगे। जरूरी तो नहीं कि हम हर समय कोई सही बात करें, बट ये आइडियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, जो पितृसत्तात्मक सोच, ओवरऑल एक पूरा माहौल समाज में ऐसा बने और इसको इस दिशा में हम प्रयास करें। लेकिन अगर चेंज भी नहीं हो रहा है, एक जो मेरे तरफ से एक कोशिश होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी पे बात करें, लेकिन सबको लगता है हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी जहाँ सबको ही सबके तरफ सेंसिटिव हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये जरूरी भी है। जी, तो अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर मैं ये आप दोनों से जानना चाह रहा हूँ बारी बारी से कि नाउ इन दिस सिचुएशन, हमने विस्तार से चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। अब आप दोनों से क्लोजिंग स्टेटमेंट के रूप में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये दोनों से एक ही सवाल है, बारी बारी से पूछूंगा। यहाँ से अब और आगे क्या? पहले शोभा जी आप। यहाँ से आगे बेसिकली मैं पहले अगर प्रोफेसर नंदा वाले पॉइंट पे एक ऐड कर दूं लाइन, तो मैं बहुत कॉलेजेस में, नॉट लॉ कॉलेज, कॉलेजेस में लेक्चर वगैरह के लिए जाती हूँ। सरप्राइजिंग पार्ट ये कि जब आप बात करो सोसाइटल बेटर सोसाइटी में क्या ज़रूरी है कि जो 50% ऑप्रेस हो रहे हैं विमेन, जिनके संग किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है, सेक्सुअल क्राइम प्रिसाइसली, तो रेस्ट ऑफ द 50% को समझाया जाए कि वो करना गलत है, उसके प्यूनिटिव पार्ट ये हैं और उसको डील कैसे करना है, उनके को भी सुधारना ज़रूरी है ना। हम प्रोटेक्टिव मेजर्स अपने लिए ले लेंगे और उनको भी सुधारना ज़रूरी है। इन सारे लेक्चर्स में बॉयज़ नॉर्मली उठ के चले जाते हैं कि भाई ये तो फीमेल्स की बात हो रही है। तो प्रोफेसर नंदा शायद ये कॉलेजेस में करना शुरू ज़रूरी है कि हम बेटर सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, हम सोसाइटल, बहुत सीरियस सोसाइटल इलनेस की बात कर रहे हैं और जिसको क्योर करना ज़रूरी है, जो कैंसरियस फॉर्म में आ चुका है, ये मैलिग्नेंट कैंसर बन चुका है और इसको हटाना ज़रूरी है। आगे ये है जो जुडिशियल पार्ट पे है कि हम लोग अक्सर बच्चों को भी लॉ कॉलेजेस में ये पढ़ा रहे हैं, बचाना कैसे है। पूरा ध्यान हमारा होता है एक्यूज को कैसे बचाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम भी वर्क करता है, लीगल सिस्टम भी, वो कौन से लूपहोल्स हैं जिनको निकाल के बचा लिया जाए। इसीलिए वो मर्डर वाले सेक्शन को अटेम्प्ट में ले आते हैं या कहीं और ले आएंगे, कुछ और कर लेंगे। हर सेक्शन को जितना हम कम करके ला सकते हैं तो, और वो महानता उसमें है। बेस्ट क्रिमिनल लॉयर कौन है? जिसने बुरे से बुरे एक्यूज को बचा लिया। उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, कोर्ट्स भी उसके एग्जाम्पल्स देते हैं, लॉ कॉलेजेस में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो अगर ये अप्रोच शुरू हो जाए ना कि कम से कम सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन पार्ट पर कि रॉन्ग डूअर इज अ रॉन्ग डूअर, मस्ट मेक श्योर दैट ही इज पनिश्ड। एक भी रेपिस्ट को छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। इस समझ से अगर समाज अपने आप को अप्रोच करने लग जाए, लॉ कॉलेजेस बच्चों को तैयार करने लग जाए, वहीं शायद सबसे ज्यादा वहाँ नींव डलनी है समाज की, क्योंकि वही लोग निकल के जजेस बनेंगे, वही लोग निकल के लॉयर्स बनेंगे। तो लॉ कॉलेज में समझाना शुरू करो कि, और एक बहुत बड़ा फर्क है शायद जिसपे बहुत डिटेल प्रोग्राम हो सकता है। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ क्या है? अ पर्सन इज टू बी ट्रीटेड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये नॉर्मल जनरल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। आपने अच्छा मुद्दा दिया शोभा जी, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुमार, इसको बस एक लाइन ऐड करूंगी।
पर क्राइम जी। अगेंस्ट वुमेन में प्रिजम्पशन बिल्कुल डिफरेंट है. A अच्छा। person has to be treated guilty. Whatever the woman has said has to be treated as correct unless rebutted. एग्जैक्ट। और ये सारे जजेस भूलते हैं अक्सर इस बात को समझने में. वो उसी पहले वाली क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो जर्नल है उसको अप्लाई करते रहते हैं इवन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में. तो इसी प्रकार से आपकी क्या राय है प्रोफेसर नंदा इन टर्म्स ऑफ द वे फॉरवर्ड एज योर क्लोजिंग स्टेटमेंट? In way forward, I agree with Sobha ji. Engaging with men and boys is very important. हम सिर्फ विमेन को एड्रेस करें ये ठीक नहीं है. वो भी विमेन की भी ज़रूरत है कि वो जाने लॉज क्या है, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट द अदर पार्ट इज़ कि हम कंसेंट के बारे में बात करें. ये कंसेंट के बारे में बात हम नहीं करते हैं और इसी में हर तरह की जो क्राइम है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इसी के अराउंड बेस्ड है. सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एम्पावर्ड कंसेंट, इसके बारे में भी बातें हों. एक नॉर्मलाइजिंग है, एक डिस्कोर्स की नॉर्मलाइजिंग है कि भाई ये जो है महिलाएं जो हैं वो जो कर रही हैं वो ना कह रही हैं तो दे मीन येस. तो इस कंसेंट के बारे में करें. अराउंड डिग्निटी, आउटरीचिंग द मॉडेस्टीज अगेन एक तरह से काउच्ड है अभी तक इन अ वेरी कंजर्वेटिव लैंग्वेज, बट इट इज़ अबाउट डिग्निटी. और जैसे मेरे राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, तो इस तरह की बातें भी हो कि ये इट इज़ पार्ट ऑफ दैट. और फियर के बारे में भी बात हो, एग्रेशन के बारे में भी बात हो. और मेरा हर समय ये एक पॉइंट रहता है कि आप अगर इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, it is not a us and them situation. It is not men versus women. It is about creating a more empathetic society. अगर हमको एक overall empathetic society बनाना होगा तो हम more sensitive human beings बनाएं. तो इस पे ट्रेनिंग हो, डेफिनेटली कंसेंट पे, डिग्निटी पे, फियर, एग्रेशन पे, इन सब चीज़ों पे बात हो. और वी शुड ग्लोरीफाई द रियल हीरोज एंड शोभा जी इज वन ऑफ देम. सो थैंक यू फॉर वंडरफुल. तो पहले तो आप दोनों का मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन अपने दर्शकों से मुखातिब होते हुए इतना जरूर अंत में कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सारगर्भित बात हुई, चर्चा हुई. पटना हाईकोर्ट वाली फैसले पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई उसे लेकर के, और कुछ बातें जो छन के आई शोभा जी से और प्रोफेसर नंदा से बात करके, वो ये कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यूनिटिव जस्टिस एंड प्रिवेंटिव जस्टिस. ज्यादातर हमारा जोर रहता है अपराध होने के बाद कैसे उसे निपटाया जाए, या जैसे शोभा जी ने बताया जाए कैसे उसे बचाया जाए. लेकिन अगर समाज में ही कुछ ऐसी जागरूकता हो कि ये अपराध हो ही ना, तो कितना अद्भुत होगा. इसी उम्मीद के साथ आज हम अपने इस चर्चा को देते हैं विराम, और आप दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, चर्चा अच्छी लगी हो कि समाज का इससे कुछ भला हो रहा हो, तो बस सच हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए. लेकिन आज जो आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप दर्शकों का धन्यवाद, और विशेष रूप से प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा आपका धन्यवाद, हार्दिक आभार. और शोभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू कुमार, थैंक यू प्रोफेसर नंदा. थैंक यू. बहुत अच्छी चर्चा थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.